हाँ हाँ मैं वही कह रहा था कि हाँ। देखिए, आपकी शायद तपस्या, क्योंकि मैं तो उतना अलौकिक खाली समझ में तो लोगों को कम आती है। हमने हम्म आपके और बहुत सारी रिकॉर्डिंग सुनी है जो मेरे पास आई हैं। हम्म कई लोग बहुत कम समझ पाते हैं। एक्चुअली हम लोग लौकिक दुनिया के लोग हैं, तो हम्म अलौकिक बात थोड़ा सा कठिन होता है समझना। मेरा ऐसा समझना है, क्योंकि मेरी भी अपनी बुद्धि सामान्य नहीं है, बहुत ब्रिलियंट नहीं है। मगर जो शास्त्रों, वेदों और हमारे जो पुरातन जो हमारी परंपराएं हैं, इनको मान्यता दी गई है, अलौकिक चीजों को, और उससे हम लोग ही संस्कार सीख के आगे बढ़े हैं। मैं जैसा पढ़ पाया हूँ जो किताबें अभी तक, तो मुझे जो लगता है सर हम्म कि भगवान ने हर युग में कहीं न कहीं मनुष्य के रूप में ही अवतार लिया है, और फिजिकल रहे हैं, और फिजिकल उन्होंने सिस्टम का वो समाप्त किया है। उसके हम्म पीछे ताकत अलौकिक रही है, निसंदेह, इसमें कोई दो राय नहीं। तपस्या रही है लोगों की, सब कुछ रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि शायद ये मैटर, क्योंकि बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मामला है। हम्म अगर आप में जाएंगे, हम नहीं कह रहे हैं, आप समझिए कि इसको संबित पात्रा जी वगैरह बड़े बड़े लोग देख के घुटने टेक चुके हैं। तो लखनऊ विजिलेंस इंटेलिजेंस की टीम पूरी लगी है रिपोर्ट बनाने में, समझ रहे हैं। पीएमओ से 2-3 बार लोग आ चुके हैं हमारे पास उसकी रिपोर्ट लेने के लिए। मगर मैं अभी अंडरग्राउंड इसलिए हूँ क्योंकि हमारे पास कोई सुरक्षा है नहीं। मैं तो अपने सोनभद्र के एक जंगल में, जंगली एरिया है, एमपी से जुड़ा हुआ है, आपके हम्म सीधी डिस्ट्रिक्ट से बिल्कुल लगा हुआ एरिया है हम्म हमारा, है एमपी यूपी का बॉर्डर है, आप समझिए। तो वहाँ पे क्योंकि रिमोट एरिया होता है बॉर्डर के लास्ट में, उस एरिया में संजोग से मेरा नेटिव भी है और पूरा जंगली एरिया है। तो यहाँ पे आके मैं छुपा हुआ हूँ लखनऊ छोड़ के, जबकि मेरा पूरा परिवार अभी लखनऊ में है। वो प्रिकॉशनरी हमने ऐसा एक्शन ये लिया है। आप इतने डिटेल दे रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, ठीक है क्या आपके लिए? ऑफ कोर्स देयर इज नो प्रॉब्लम। देखिए सर, हम्म अब विधि के विधान को आप न पलट सकते हैं, न हम, हमारे साथ जो होना है वो हो ही जाएगा। हम्म आप समझ रहे हैं, फिर किसी पर तो भरोसा करना पड़ेगा हमें, कहीं से तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अगर ऐसा ही लिखा होगा तो ऐसा ही सही। और वैसे भी हमने 60+, 60+ का आदमी हूँ, तो जो जीना था हमने जीवन अपना करीब करीब पूरा कर लिया है। अब बाकी का कुछ अच्छा हो जाए तो क्या बुराई है ना। तो इसमें अगर आप लोगों का सहयोग और साथ मिल जाए, क्योंकि मैं व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ इसीलिए इस रिकॉर्डिंग पर, कि हम्म अगर ये वायरल होगी तो कोई, किसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, कोई समझ नहीं पाएगा, हम्म समझ रहे हैं। हम्म तो मामला इतना बड़ा है, और मैं इसीलिए आपसे आशान्वित हूँ कि शायद आप कानून के विज्ञ हैं, एक जानकार व्यक्ति हैं, और इस मामले का दूध का दूध, पानी का पानी लीगली कर सकते हैं। क्योंकि लीगली तो हम लोग किसी पे एक्शन ले ही सकते हैं ना, सरकार भी झुकेगी लीगल पे, ठीक है। और आप इसके जानकार हैं, और हम सामान्य आदमी हैं, हम कोई बात कहेंगे तो लोग उतना शायद उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको अपने मुख से कहेंगे, आप इस चीज़ों को समझ लेंगे, डॉक्यूमेंट्स को, उसके एविडेंसेस को, तो आप ज़्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, और आपकी बात हर व्यक्ति, हर स्टेज पर सुनी जाएगी, मानी जाएगी। क्योंकि आप एज ए डीजीपी एमपी 7 साल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, मेरा ऐसा मानना है। तो मेरा ऐसा विश्वास है सर कि किसी भी तरह से अगर आपसे मुलाकात हो मेरी, तो मैं सारे दस्तावेज इस बार लेके आए हैं लखनऊ से, मेरे पास यहीं पर हैं हमारे सोनभद्र। तो किसी तरह से इसको लगेगा, एक आध दिन अगर एग्जामिन कर लें, इसकी पोटेंसी को समझ लें, तो इस रूट के जरिए हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं इस देश को शुद्ध करने में। देखो, आप जो बात कह रहे हैं वो एक प्रॉब्लम का एक हिस्सा हो सकता है, एक बड़ा षड्यंत्र हो सकता है, एक बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन देखिए, मालूम नहीं, मैं बार बार ये चीज बहुत जोर से महसूस करता हूँ और बार बार इस बात को कहना चाहता हूँ कि जी हमारे ऊपर अंग्रेजों के वही कानून लागू हैं जो उन्होंने भारतीय गुलामों को के लिए बनाए थे, ठीक और बात। वही जो है व्यवस्था भी लागू है जो भारतीय गुलामों के लिए उन्होंने बनाई थी। तो जी 1947 और 1947 के बाद की जो व्यवस्था है, उसमें केवल इतना ही फर्क आया है
कि जो ऊपर जो है पहले अंग्रेज बैठे थे, अब उनकी जगह काले हमारे अंग्रेज हैं। हमारे काले अंग्रेज बैठे हुए हैं, राइट। ठीक बात। अब ठीक बात। इन इन काले अंग्रेजों का चरित्र क्या है, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सर। वो ये है कि आपका इन्होंने पूरी व्यवस्था को, संविधान और दूसरी बात पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 से कंट्रोल किया है, राइट। ठीक बात है सर। उसी के तहत राजनीतिक पार्टियां बनी, राइट। और ठीक बात है। उसी के तहत जो है मतलब पार्टियों का रजिस्ट्रेशन होता है, उसी के तहत फिर उनको जो है ना वह सुविधाएं मिलती हैं। और ये जानबूझ के जो पार्टी का तंत्र बनाया गया है, इसमें हम्म। वो प्रावधान नहीं किए गए जो कि डेमोक्रेसी के लिए जरूरी हैं, जो कि इंटरनल डेमोक्रेसी के लिए जरूरी हैं। और ये पार्टियां जो कि किसी भी देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट स्तंभ हैं, वो कुछ गलत काम ना कर सकें, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। तो ठीक बात। डूज और डोंट्स जो होना चाहिए वो भी नहीं है। और यही कारण है कि कालांतर से यह पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं, परिवार की कंपनियां बन गई हैं। जी बात। ये तो ठीक बात है। आप इस बात से सहमत हैं? एकदम सहमत हैं सर। अच्छा। बिल्कुल सहमत। अब ये पॉलिटिकल पार्टियां क्या कर रही हैं, ये भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक ये बात। पॉलिटिकल पार्टियां टिकट जो है पैसे लेके दे रही हैं। ठीक यह बात है। पॉलिटिकल पार्टियां टिकट अपने ही बड़े नेता के बच्चों को दे रही हैं, जिनके ठीक ढंग से दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। ठीक बात है। यह जाति और धर्म के आधार पर टिकट बांट रही हैं। ठीक बात है। यह जो है, जो अपराधी तत्व हैं, उनको टिकट बांट रही हैं। हम्म। और सबसे बड़ी बात, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो अपने लाभ के लिए इनकी पार्टी से जुड़ते हैं, उनको न हाँ। केवल बेशर्मी से टिकट दे रही हैं, उनको मंत्री बल्कि पद भी दे रही हैं और कई बार उनको पैसे भी दे रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको, इस हम्म। इस इशू को मैं थोड़ा सा अपने नजरिए से रखूं क्या आपको, आपके हाँ, सामने? जरूर जरूर रखिए, जरूर रखिए। जब तक अपन उसमें तो जो बात नहीं कहेंगे तब तक उसका आनंद नहीं आएगा। सब समझिए सर, हम जैसा समझते हैं इस बात को, आपकी सारी बातें जैसे मैं समझता हूँ, जितना मैंने स्टडी की है। देखिए, ये गेम जो है 1857 की पहली क्रांति से ही स्टार्ट हो गया, जब पहला गदर हुआ था, जब अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तानियों ने कदम उठाया था। उस वक्त दिल्ली गेट और कहाँ कहाँ तमाम कुचला गया, इधर की मिलिट्री थे वहीं से उधर, उधर की उधर। तो उस वक्त क्या, उसके बाद अंग्रेज बहुत डर गए कि समझिए, अब अंग्रेज डर गए कि कैसे अब हम रूल करेंगे। उस वक्त की क्रांति इन्होंने एनी हाउ कुचल दी। इसके बाद उन्होंने सोचा कि अब कैसे करें, सीधे सीधे सामने क्रांतिकारी हैं और इधर हम लोग हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि पॉलिटिक्स ये किया, थर्ड फ्रंट बनाया एज ए कांग्रेस 1885 में, एक लिबरल फ्रंट। आप समझिए, यहाँ से कहानी नहीं, शुरू होती है। ये मैं थोड़ा सा टोकूंगा शुक्ला जी। ये लिबरल फ्लंक नहीं था। इट वाज ए क्वेश्चन विच हैज बीन क्रिएटेड बाय ओ ए ह्यूम, जो कि कलेक्टर इटावा थे। और ये एग्जैक्टली। जो है इंग्लिश स्पीकिंग लोगों का फन क्लब था, दारू क्लब था ये। और ये, हाँ, और ये इसलिए इस्टेब्लिश किया गया था जिससे नेटिव लोगों को इन बीच के जो है ना बफर से कंट्रोल का किया जा सके, और दे कैन बी ए सेफ्टी वॉल्व। तो एब्सोल्युटली, यहाँ की बिल्कुल आप बात। नहीं समझ रहे। हाँ हाँ। यहाँ तक आप समझ रहे हैं ना। हम्म। इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर 90 सेकेंड वर्ल्ड वार में, जो 1939 से सुभाष चंद्र, आप ये देखें, अगर पूरा कांग्रेस का इतिहास पढ़ें तो जितने भी अध्यक्ष हुए वो सारे लिबरल्स इसी तरह के। कोई हार्ड ग्रुप का, हार्ड कोर का, जैसे लाला लाजपत राय, तिलक जी जैसे हुए, तो उनको या तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया या उनको डैमेज कर दिया गया। इसी एक नेक्सस के तहत, एक प्लानिंग के तहत, महात्मा गांधी जैसे आदमी को उन्होंने लोगोटी और धोती पहना के इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए इंडियंस को रखा, समझिए।
अगर इनके आंदोलनों के बात में जाएं, चंपारण आंदोलन और जो जो इन्होंने कुछ आंदोलन जहां से इनको महिमा मंडित किया अंग्रेजों ने, क्योंकि महात्मा गांधी के कंधे पे रख के बंदूक चलानी थी उनको, आप समझिए। और ये स्ट्रेटजी उनकी आप तब और समझ में आएगी जब सुभाष चंद्र बोस को इन्होंने हटाया अध्यक्ष पद जीतने के बाद 1939 में। फिर इसके बाद जब ये पटेल जी को नहीं रहने दिया, अध्यक्ष नहीं बनने दिया, उनको जवाहरलाल नेहरू इसलिए अंग्रेजों को सूट करते थे कि वो उनके एक तरह से गुर्गे ही समझ लीजिए, उनके माइंडसेट के आदमी थे। तो जानबूझ के प्लानिंग अंग्रेजों की थी। अब आप 1947 के बाद अगर आप आते हैं तो 1947 की कहानी, चूंकि ब्लैक अंग्रेजों को जानबूझ के अंग्रेजों ने एस्टेब्लिश ही इसीलिए किया था ताकि उनकी रूलिंग व्यवस्था, उनका सिस्टम, उनका बाकी सारी चीजें चलती रहें। भले वो उतनी दूर से बैठे हैं ब्रिटेन में, मगर यहाँ से रूल करते रहें एनी हाउ इंडिया को। और ये तकरीबन काफी हद तक चलता रहा। हम अगर 1999 की अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल की अगर घटनाएं, हमारे पास सारी सीक्वेंस हैं और इसमें ये सब अपराधी हैं। 92 की ये जो बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुई, इसके बाद जो बम ब्लास्ट हुआ, उसके सारे ये दोषी हैं। मेरे पास सर ऐसे कंक्रीट एविडेंस है, यू कांट बिलीव इट। अब आते हैं हम 2014 में, क्या नाम, 2004 के बाद कैसे वाजपेयी जी को इन्होंने गिराया है, उसका एक एक पॉइंट आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिर इसके बाद सोनिया गांधी, फिर वही उनकी सरकार आती है। 2014 तक इन्होंने खूब तांडव किया, उसके सारे रिकॉर्ड हैं। 2014 के बाद अब मोदी जी के कार्यकाल को हम स्टडी करते हैं। अगर मोदी जी के कार्यकाल को स्टडी करें तो मोदी जी के सामने आज के डेट में गंदी नाली को साफ करने के लिए जो आप बात कह रहे हैं ना कि इनको टिकट दे रहे हैं, वो एक उनकी राजनीतिक मजबूरी है ही। देखिए इंटरनेशनल आपसे देखिए, एक यहाँ पे मैं थोड़ा सा टोकूं क्या। मेरा ये कहना है कि नेहरू जी ने जो भी षड्यंत्र रचे वो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के रचे। ठीक बात है, ठीक है ना। चाहे उन्होंने अंग्रेजों के कानून जो कि भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए थे, चाहे वो हों, चाहे भारतीय पुलिस व्यवस्था हो, ब्यूरोक्रेसी हो और जुडिशरी हो, वो भी भारतीय गुलामों पर शासन करने की नियत से बनाई थी। उसको एज इट इज अडॉप्ट करना इनकी व्यक्तिगत लाभ के लिए था, इसलिए इन्होंने उसको एज इट इज अडॉप्ट किया, राइट। अब आप ये मुझे बताइए कि वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 जैसा घृणित कानून भारत की जमीन पे कोई कैसे बना सकता है। मैं शुक्ला जी आपसे ये पूछता हूँ, अब एक मिनट, मैं आपसे एक बहुत छोटी सी बात पूछता हूँ कि बहुत से आताताई आए, उन्होंने भारत में जो है ना लूट खसोट की, भारतीयों का बड़ी संख्या में हत्याएं की, महिलाओं का बलात्कार किया, भारतीय महिलाओं को ले जाकर उन्होंने 2-2 दीनारों में बेचा और 2-2 दीनारों में यहाँ महिलाएं बेची जाती हैं, ऐसी मीनार बनाई, ऐसे स्तंभ लगाए जो आज भी स्थित कर रहे हैं, आज एग्जिस्ट कर रहे हैं। उन्होंने मंदिरों को तोड़ा और उनको मस्जिदों में कन्वर्ट किया, आपके देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा। अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि यदि आप उस समय होते तो आप क्या करते। यदि आप एक मिनट के लिए अपन काल्पनिक तौर पे उस दौर में पहुंच जाएं जब वो गौरी का आक्रमण हो रहा है, फलाने का आक्रमण हो रहा है, औरंगजेब मूर्तियां तोड़ रहे हैं, अब यदि उस समय हम लोग होते तो हम लोग क्या करते। देखिए सर, हम लोग जो करते वो, अगर हम लोग अग्रेसिव होते, ऐसी सोच जैसी आज के डेट में है, क्योंकि आज भी 99.99% लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। सच्ची बात ये है, कुछ उस वक्त भी 1% लोग जो खड़े हो गए हों, वो उनका कत्लेआम हो सकता है, हम लोग मारे जाते, क्योंकि आवाज नहीं। अभी हमारे साथ क्या होता वो नहीं कह रहा हूँ, हम क्या करते, हम लड़ते अपनी सामर्थ्य के हिसाब से और उन दुर्दांत लोगों को ये सब नहीं करने देते। और यदि उस समय जो है, जो कि वैदिक ज्ञान था, जिसमें युद्ध कला वाज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर वेदा, राइट, कहीं ना कहीं हमने ज्ञान अकेले को प्राथमिकता दे दी, युद्ध कला उस ज्ञान का एक अभिन्न हिस्सा था, उसको हमने कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया।
यही कारण है कि इन आताताइयों ने नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को 3-3 महीने जलाया और वहां जी के आचार्यों को सिटिंग डक जैसे उनकी हत्या कर दी, और वो भी जी चंद मुट्ठी भर लोगों ने। यदि चंद्रमुखी। यदि हमारे युद्ध कला जागृत होती तो वो ऐसा नहीं कर पाते। बट ये तो मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए कह रहा हूँ। मेरा ठीक बात मेरा है। मेरा इस घटना को कहने के पीछे सिंपल वो है कि हम्म। हम असहाय थे, हम निर्बल हम्म, थे, हम बिल्कुल। कैपेबल नहीं थे, इसलिए हम्म, हमें वो सब कुछ सहना पड़ा जो हुआ। राइट? जो ठीक ठीक बात है, राइट। एकदम एकदम क्लियर अच्छा, क्लियर। अच्छा, ये जो है, क्या भारत माता के चेहरे पर वो विकृति या दाग नहीं है जो इन आताताइयों ने किए थे? बिल्कुल है सर। तो जब हम स्वतंत्र हो गए और दो देश बन गए, एक देश हम्म, मुसलमानों ने कहा कि हमें चाहिए, दूसरा हम्म, जो है भारतीयों के लिए, हिंदुओं के लिए बना बेसिकली। और हम्म, यदि आप इसमें वोटिंग पैटर्न देखें तो हम्म, 94.5% जो है ना, मुस्लिमों ने पाकिस्तान हम्म, में बनाने के लिए। मुस्लिम हाँ, लीग को सपोर्ट किया, जिसके कारण पाकिस्तान पैदा हुआ। राइट? ठीक बात है, ठीक बात है। इसके बाद जो है, क्या भारत यहाँ हिंदुस्तान में जो बाद की व्यवस्था आई है, उसे क्या हम्म, करना चाहिए था? उसे कायदे से उस हिंदुओं का जो इतने सालों से एक्सप्लॉइटेशन हुआ था, उनको हम्म, सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत थी। बिल्कुल सही ठीक बात है। नहीं थी? जो ठीक है। वैदिक ज्ञान जला दिया गया था, उसको उसको रिस्टोर करने की जरूरत थी, क्योंकि देखो। एक बहुत अच्छी बात उस वैदिक ज्ञान के साथ ये थी कि हम्म, उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत हुआ करते थे। राइट? ठीक बात है। तो वो स्टूडेंट जब वापस अपने देश में गए, तो यहाँ से जो पढ़ लिख के गए हैं, उसकी कुछ ना कुछ पांडुलिपियां किसी न किसी शेप में वहाँ जरूर अवेलेबल होंगी। राइट? ले गए और उसी से उन्होंने डेवलपमेंट किया 17वीं शताब्दी तक, तो हम ये अंधेरे हम तो ये में कह रहे हैं कि जितना उन्होंने डेवलप किया बहुत अच्छी बात है। हम पहले उसे कंपाइल करें और वहां पहुंचने की कोशिश करें जहां हम ऑलरेडी थे। राइट? और ठीक फिर बात है। उसको हम आगे बढ़ाएं। राइट? बात है, अब सही बात आप ये बताइए, कैसे जो है वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 जैसे घृणित कानून इस देश में बन सकते हैं, जिसमें ये है। कहा जाए कि आताताइयों ने आपके साथ जो कुछ भी किया और 15 अगस्त 1947 तक किया, उस तारीख तक जो कुछ हुआ, जैसा हुआ, अब आप उसी शेप में रहिए। ये तो ऐसा कहना लगता है मुझे कि कोई भारत माता से कहे कि तू गुलामों की माता है, तू तो विकृत वैसे स्वरूप तू विकृत स्वरूप में ही जी, क्योंकि तू जी गुलामों की माता है। माता है बस। ये बात है तो कि नहीं? बिल्कुल बहुत घृणित बात है सर। तो मगर ये, इसमें समस्या नहीं नहीं, जस्ट ए मिनट, हम ये कह रहे हैं व्हाई इट शुड नॉट बी ए गवर्नमेंट इनिशिएटिव कि उन सब चीजों की एक लिस्ट बनाई जाए, एंड गवर्नमेंट शुड स्ट्राइव टू रिस्टैब्लिश द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ द वैदिक पीरियड, जो हमारे, ये दिस शुड बी द प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। यस एब्सोल्युटली सर। तो ठीक वो बात है। तो वो तो नहीं किया जा रहा है। राइट? तो हम्म, आपका जो है, ये बताइए, आप संविधान में इस बात को लिख रहे हैं कि एक फंडामेंटल राइट है जो कह रहा है कि आप अपने फेथ और कॉन्सेंस से कोई भी धर्म अपना सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। जी जी। फिर कोई व्यक्ति हमारे गले में जो है तलवार लगा के क्यों कैसे कह सकता है कि हमारा धर्म मानो, नहीं तो तुम काफिर हो, मैं तुम्हारी हत्या करूंगा, तो हमें जन्नत मिलेगी और 72 हूरें मिलेंगी। क्या ये आपको क्या ये बात सीधे जो है आपके आर्टिकल 25 से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही है क्या? बिल्कुल करती है। क्या इस आर्टिकल 25 को अच्छे ढंग से स्थापित करने के लिए हमें ये कानून नहीं बनाना चाहिए कि जो भी व्यक्ति की कॉन्सेंस और फेथ से खिलवाड़ करे, उसमें हिंसा का उपयोग करे, तो वो एक जघन्य अपराध होगा, संज्ञेय होगा, नॉन अवेलेबल होगा, 15 साल या 20 साल की सजा होगी, और जो इस अपराध को करेगा उसकी संपत्ति भी राजसात कर ली जाएगी।
ये 4 प्रावधान यदि हम कर देंगे तो जितनी भी गड़बड़ियां हैं वो 2 मिनट में विलुप्त हो जाएंगी। सर यहाँ पे एक थोड़ा सा आप समझिए इस बात को। हाँ। एक्चुअली सिस्टम जो है, आप अगर एक घटना के 9/11 आपको अमेरिका के ट्विन टावर वाली घटना याद होगी, आप समझिए वहां पर ओसामा बिन लादेन ने ट्विन टावर, मैं आपको इंटरनेशनल, आप समझिए प्रॉब्लम इंडिया की है, सरकार ये करना चाहती है मगर इंटरनेशनली जो प्रेशर है जितना कर सकती है हमारे, हम जो अपना समझ रहे हैं, क्योंकि ये भी मोदी योगी भी कहीं न कहीं आपके इन्हीं चोरों के बीच में ही घिरे हैं। जितने भी करप्ट लोग हैं सब इन्हीं के साथ में हैं। नहीं, मगर अब एक गंदी नाली को साफ करने के लिए एक मिनट, ये बताइए पहली, ये 2 चीजें यदि आप मान रहे हैं कि नियम कानून वही हैं जो गुलामों के लिए बने हैं, तो उन नियम कानून को परिवर्तित करना, ट्रांसपेरेंट बनाना, उन्हें डेमोक्रेटिक बनाना, वहां पर जो निर्णय लेने वाले हैं उनको, उनकी वो फंक्शनल ड्यूटी बनाना, यदि कोई कवायद चल रही है। कोई गलत निर्णय लेता है तो ये उसमें देखिए कवायद चल रही है, हम बताएं आपको, एक हम गए थे अभी, एक मिस्टर कपिल कुमार हैं, हिस्टोरियन, आपको शायद सुने होंगे कहीं कपिल कुमार को, कई बार डिबेट में आते हैं, वो 3 मूर्ति भवन में बैठते हैं, जेएनयू के प्रोफेसर रहे हैं, ठीक है। तो वो हिस्टोरियन रहे हैं, पहले से इतिहास के बहुत अच्छे विद्यार्थी रहे, स्कॉलर रहे हैं। तो उनको ये पूरा जिम्मेदारी दी गई, ही इज इन चार्ज टू चेंज आवर हिस्ट्री, जो रियल हिस्ट्री है वो पूरा लिखी जा रही है। मैं नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका दूसरा ठीक नहीं है। देखिए, ये जो तरीका आप कर रहे हो ये तरीका ठीक नहीं है। नहीं, दूसरा एक देखो और देखो देखो, जस्ट ए मिनट, जो आप जिस बिंदु को आपने उठाया, इस बिंदु पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सर, देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये तरीका बिल्कुल गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि आप ऐसा करोगे, कोई दूसरा आएगा फिर उसको बदल देगा। ऐसे ही उन्होंने अल्टीमेटली जो है आजाद ने यही तो किया था ना। अब्दुल कलाम आजाद हैज डन दिस ओनली। उन्होंने हाँ, लेफ्टिस्ट और इन लोगों का बना के और उन्हीं से किताबें लिखवाई और उन्हीं से सब जो है ना महिमा मंडन कराया। अब जो है यदि आप उसी स्ट्रेटेजी से करेंगे तो आप फेल होंगे। तो मेरी जो है इसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी को सलाह ये है कि इस रूट से करने की बजाय बेटर है कि हम इसमें रिसर्च पीएचडी स्कॉलर कराएं। ये कहें कि हिस्ट्री और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट पे, इन टॉपिक पे ही रिसर्च होगी, और वो रिसर्च जो है वो इंडिया में बैठ के अकेले नहीं की जाएगी। उसमें जो लोग उस समय बाहर की यहाँ पे आए हैं, उनके यहाँ पे जो लिटरेचर अवेलेबल है, जो यहाँ पढ़ने आए हैं उनके लिटरेचर अवेलेबल है, लेट इट बी ए ट्रू इंटरनेशनल रिसर्च वर्क, दिस शुड बी पब्लिश एज ए रिसर्च वर्क, राइट। उसके ऊपर फिर डिबेट करके फिर डंके की चोट पे उसको प्रकाशित किया जाए। ठीक बात है। मतलब किसी से कुछ किताब लिखवा के जो है ना उसको पब्लिश करके कल आदमी उसको डिस्प्यूटेड कर देगा। ये बुक खाली इंटेंशन को शो कर, कम से कम ये तो जस्टिफाई करती है ना कि इनकी नीयत काफी हद तक, हम ये नहीं करेंगे 100% 100%। मैं ये कह रहा हूं कि लेट देयर बी ए मोर सिस्टमिक प्रोसेस टू डू इट, नंबर 1। नंबर में फाइट हो सकता है सर, आपकी बात सत्य है, मैं आपकी बात को एक्सेप्ट अभी जो हम मुद्दे की बात ये करना चाह रहे थे, मुद्दे की बात ये है कि ये जो चीजें हैं, दीज आर द कॉस्मेटिक चेंजेस, राइट। आपके इतिहास में क्या लिखा, गलत लिखा, सही लिखा, आज के व्यक्ति के लिए तो क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या उसका पेट पल रहा है, नंबर 1। उसके लिए ये महत्वपूर्ण है कि क्या उसे अच्छी शिक्षा मिल रही है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण है कि क्या उसका इलाज हो रहा है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण है कि षड्यंत्रकारी लोग, लॉबी जो है, हार्मफुल प्रोडक्ट अपने यहाँ ना बेच पाए। ये क्या हम जो है अपनी कृषि को, अपने पानी को क्या सही दिशा में ले जा रहे हैं, जिससे आगे वाली जनरेशन जो है वो भारत में प्रसन्नता पूर्वक रह सकें। हमें एक फ्यूचरिस्टिक डायमेंशन रखना पड़ेगी और एक हिस्टोरिकल डायमेंशन रखना पड़ेगी। एंड फ्यूचरिस्टिक डायमेंशन इज मोर इमीडिएट, ये ज्यादा आज के लिए ये ज्यादा आवश्यक है, राइट। यदि हम आज जिंदा रहेंगे, देखिए आप बताइए
आज के पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, एक बहुत व्यक्ति कमाता था, पूरे कुनबे को पाल लेता था। पूरा कुनबे को पाल लेता था। ठीक राइट। बात है सर। आज आज जो है मियाँ बीवी पति पत्नी दोनों जो है ना कमा रहे हैं, और सभी वो का अपने 2 बच्चों को ठीक ढंग से इस्टेब्लिश करने में उन्हें पसीना आ रहा है। ठीक बात है। महंगाई की मार से आम आदमी जो है ना बहुत जोर से परेशान है। राइट, बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? तो बात है। हमें एक होलिस्टिक सॉल्यूशन लाने की बात करना पड़ेगी। जरूरत इस है। और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो आपके डिसीजन मेकिंग पे लोग बैठ रहे हैं, वो जो है कैसे, देखो जैसे एज्यूम करिए कि आज यदि मुझे कहा जाए कि भारतवर्ष का श्रेष्ठ जो है मुख्यमंत्री कौन है, तो आदित्यनाथ योगी को मैं आंख बंद के वोट दूंगा। ठीक है ना? बोल दो। ठीक बात है। आंख बंद करके दूंगा। ठीक है ना? और मैंने बहुत सारे वीडियो के माध्यम से उनके पक्ष में प्रचार भी किया, क्योंकि मैं बहुत जोर से महसूस कर रहा था कि भारत की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है, नहीं तो बहुत भारत विरोधी ताकतें, टुकड़े टुकड़े गैंग जो है ये बहुत बलवान हो रहे हैं। राइट। हो गए थे सर अच्छा, बहुत। अब आप ये मुझे बताइए कि 2022 का भी जो चुनाव हुआ है, आपने जो वोट बीजेपी को, मोदी जी को और योगी जी को दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। आपने क्या इंडिविजुअल जो भी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया, क्या उसको वोट दिया क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो दिमाग में नहीं है कि कौन खड़ा है। हम तो ये देख रहे थे कि हमारा राष्ट्र, एकदम ज्यादातर लोगों ने ये माइंड में रखा है। इसमें ये आपकी बात बिल्कुल सत्य है। तो एकदम फिर जो है ये क्वेश्चन हमें क्या मोदी जी से नहीं पूछना चाहिए कि उन्होंने 205 अपराधियों को हमारे सिर पर क्यों लाद दिया? नंबर 1, देखिए। मतलब उन अपराधियों को टिकट क्यों दिया? अच्छा, उनका यदि ये भी मानना है कि साहब कुछ ऐसे ही अपराध हो जाते हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है, पीआईएल भी लग रही है, हम ये जब एक चपरासी बनने के लिए वो आपराधिक चरित्र उसका नहीं होना चाहिए, तो ये देश के निर्माता, कानून के निर्माता, इस देश के भाग्य विधाता, ये जो है इनकी शिक्षा भी क्यों नहीं होना चाहिए? इनको जो है सचरित्र भी क्यों नहीं होना चाहिए? अब आप एक चीज छोटी सी ये बात कह सकते हैं कि साहब जो है वो जब हम राजनीतिक में रहते हैं तो कुछ ना कुछ अपराध घटित हो जाते हैं। ऐसा 1 मिनट के लिए अपन एक छोटी सी बात अपन ये भी विचार करते हैं इसके ऊपर। तो हम उसमें ये राइडर ला सकते हैं ना कि जो अपराध जो है आपके ऊपर मतलब पब्लिक प्रोटेस्ट के दौरान कायम किए गए हैं, यदि वो हत्या और उससे रिलेटेड नहीं है, तो उनमें जो है वो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होंगी। राइट, नंबर 1। दूसरा इसमें एक पहलू ये भी है कि इनका तो कोई पेट नहीं है, ये जो है इनका तो जो है ना रोजी रोटी का सवाल नहीं है। उस चपरासी की तो रोजी रोटी का सवाल है, वो तो कोई बड़ा निर्णय भी नहीं ले रहा है, तो आप उसके भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? उसके विरुद्ध यदि कोई फर्जी मुकदमा कायम है तो बात आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? आप तो देश का कानून बना रहे हैं, बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं, तो आप इतने इंडिस्पेंसेबल कैसे हो सकते हैं? नंबर 1। दूसरी बात है कि आप जो है कुछ उसमें एक मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। राइट, कि साहब ऐसा ऐसा है। तीसरी बात है कि हम जाति और धर्म के आधार पर ही टिकट क्यों बांट रहे हैं? हम राष्ट्रीयता के आधार पर टिकट क्यों नहीं बांट रहे हैं? शिक्षा के आधार पर टिकट क्यों नहीं बांट रहे हैं? जो नियम कानून, अच्छे कानून बनाने में जो डायरेक्टली योगदान दे सके, उसको क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि जब घटिया चरित्र के लोग चुने, जो है ना, आप उनको टिकट देते हैं और वो चुने जाते हैं, तो जो जैसा होता है उसी तरीके के लोगों में वो कंफर्टेबल होता है। यदि आप विद्वान होंगे तो आप विद्वान लोगों को प्रमोट करेंगे, यदि आप आपराधिक चरित्र के लोग होंगे तो आप आपराधिक चरित्र के घटिया लोगों को प्रमोट करेंगे। यही कारण है कि राजनीतिक मंचों पर जो है अपराधियों का जमावड़ा हो गया है। तो नेताजी का खुद का जो है स्थायी वारंट हो सकता है, और उनके ढेर सारे कार्यकर्ता जो बैठे हुए हैं उनके भी स्थायी वारंट हो सकते हैं। ये स्थिति जब तक हम इन मूल चीजों पर विचार नहीं करेंगे, तो ये कॉस्मेटिक चेंज करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है।
जो आज आप बहुत बड़ी समस्याएं कह रहे हैं, वो बहुत छोटी समस्याएं हैं। वो आदित्यनाथ योगी जी ने सिद्ध कर दिया है। ठीक देखिए, बात है। उन्होंने जो लाउड स्पीकर कितने आसानी से हट गए उत्तर प्रदेश जैसी जगह से। आराम से हटा दिए। हट गए कि नहीं हट गए। और बिल्कुल। हम तो ये कह रहे हैं कि हम्म, हमारे कानून सेंसिटिव होना चाहिए। अभी हम्म, आप सिर्फ लाउड स्पीकर हटाने की बात कह रहे हैं, हम तो ये हम्म, कह रहे हैं कि डिवाइस ही बदल जाना चाहिए। ठीक बात वहां पर लाउड स्पीकर डिवाइस की जगह देयर शुड है। बी ए ब्लूटूथ डिवाइस, राइट। आपको बिल्कुल। और मतलब जो जैसे मान लो हम जो है मस्जिद में हैं और हम 25 काम कर रहे हैं, जो उस प्रार्थना में सम्मिलित नहीं हो रहा है, कीर्तन में सम्मिलित नहीं हो रहा है, सत्संग में सम्मिलित नहीं हो रहा है, उसको तेज आवाज का लाउड स्पीकर क्यों डिस्टर्ब करे। बिल्कुल। मतलब वो अपना ईयरफोन लगा के अपना सुने, नंबर वन। नंबर बिल्कुल। टू जो है, हम ऐसा नियम क्यों नहीं बना सकते हैं कि जो ये चल रहा है, इसका कंटेंट जो है रियल टाइम बेसिस पे डिजिटल चित्रगुप्त को ट्रांसफर हो जाए, ठीक है ना। बिल्कुल। और बिल्कुल। बिल्कुल। उसके पीछे बैठी हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आइडेंटिफाई करे कि आप जो है संविधान की भावना के विपरीत कोई शब्द तो नहीं बोल रहे हैं। ठीक और बात है। यदि आप ऐसा करते हैं, आप आप देशद्रोही यदि हैं। जो है ऐसी चीज बोल रहे हैं जो राष्ट्रीयता के विरुद्ध में है, जो धर्म उसके विरुद्ध में है, तो उसकी रिपोर्ट वो डिजिटल चित्रगुप्त बिना थाने जाए, जो हमारा क्राइम फ्री भारत के जो बेसिक 5 कनोटेशन है, जो 5 हम्म, सर्टेनिटी है, उससे हम्म, उसमें यदि तत्काल एफआईआर दर्ज हो जाए और ये एविडेंस जो है ना डेट टाइम लोकेशन के साथ स्टैंप होकर, इनक्रिप्ट होकर, हैश वैल्यू से लॉक होकर इनफॉलिबल बनाते हुए पुलिस और कोर्ट तक पहुंच जाएं, और क्राइम हम्म, फ्री भारत जैसा कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे साधारण स्तर के पुलिस ऑफिसर से भी अकाट साक्ष्य इकट्ठे करा के 15 दिन में चालान पेश कर पाए, और हम्म, 1 महीने के अंदर बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड कोर्ट ट्रायल, जो कि आज जो ट्रायल चल रहा है इससे 1000 गुना बेहतर होगा, ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, रियल टाइम बेसिस पे पूरी दुनिया उसे देख सकेगी। ऐसे ट्रायल सिस्टम के माध्यम से हम 1 महीने के अंदर जो है ना न्याय क्यों ना लाएं। हम अपने रोल मॉडल जो है ना यूरोप और अमेरिका में क्यों देख रहे हैं। हम वैदिक हम्म, ज्ञान से ओतप्रोत हैं। लेट्स क्रिएट अवर सिस्टम। दुनिया उनको बिल्कुल। पालन करे। आप विश्वगुरु तब बनेंगे ना जब आप उनसे हटके अलग चीज सोचेंगे, बड़ी चीज सोचेंगे, ज्यादा प्रभावी चीज सोचेंगे। वी कैन सर, हम कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल होना भी नहीं, यही चाहिए। लेकिन ये चीज इनके दिमाग में नहीं आएगी, क्योंकि ये इनका जो है, या देखिए अल्टीमेटली आप ये सब प्रावधान ना तो जुलूस निकाल के कर सकते हैं, ना आप जो है नहीं, धरना करके कर सकते हैं, ना आप जो है ना रोल रोको कर सकते हैं, ना रेल रोको से कर सकते हैं, ना जंतर मंतर पे इकट्ठा होके कर सकते हैं। ये जरूरत सब नहीं। प्रावधान हमें पार्लियामेंट के मंदिर में ही करना होंगे। ठीक बात है। ठीक राइट। बात है। अब पार्लियामेंट के अंदर जो है, जो भी प्रोग्राम है, वो हम्म, कौन कर सकता है। वो वही हम्म, कर सकता है जो उसमें बैठने की पात्रता रखता है। ठीक तो बात है। यदि हम जो है हम्म, अपने चुने प्रतिनिधियों को, जो कि हम्म, आपके प्रतिनिधि रह ही नहीं गए हैं, ये बताइए, आपका हम्म, प्रतिनिधि क्या आपकी बात पार्लियामेंट में कर पा रहा है। वो बिल्कुल। पार्टी भिप से बंधा हुआ है। तो इसका हम्म, मतलब है आपने वोट दे दिया, बट ही इज नॉट रिप्रेजेंटिंग यू, ही इज रिप्रेजेंटिंग हिज पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी उसकी अपनी लिमिटेशन है, उस लिमिट में कर लिमिटेशन दिया। नहीं है, उसके ऊपर आपने डंडा पेला हुआ है। उसके ऊपर बिल्कुल। आपने पॉलिटिकल व्हिप दी हुई है कि इससे हटके बात करोगे तो तुम जो है ना कल मेंबर नहीं रहोगे। बंद नहीं रहोगे, ठीक बात है, निकाल मतलब दिया आपने जाएगा। जो है ना, ये तो आप कह रहे हो जो है ना वो छोटा मोटी बात नहीं है, आपने पूरा डंडा करके रखा है। ठीक और बात है। दूसरी बात है कि आप बाहर भी जो है उस पॉलिटिकल पार्टी के उससे हटके जो है ना बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो छोटा मोटा चीज मिला है डिसिप्लिन के नाम से, आपको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। आपकी औकात नहीं है, जो आप बड़े बड़े नाम लेते हैं ना कि वो भी सुन के कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सब डरे हुए प्राणी हैं। बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये किसी न किसी का डर है, नहीं तो सही बात कहने में, जब वो इतने ज्ञानी और विद्वान विद्वान हैं तो उन्हें सही बात कहने में क्या दिक्कत है।
दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वो नहीं। इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें ये डर बना रहता है कि उनकी पार्टी का जो हाई कमान है वो उनकी किसी बात का बुरा ना मान जाए, और यदि बुरा मान गया तो जो है ना वो उनका दाना पानी बंद हो जाएगा। ठीक बात है सर। तो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है जिसको हमने वोट दे के चुना हुआ है, वो पार्टी के लिए चुना है या अपने लिए चुना है? अपने लिए चुना है। तो इसका हमारे को मतलब है कि हमें जो पहले अंग्रेजों के नियम कानून को बदलना होगा। जो व्यवस्था अंग्रेजों ने अपने राज्य को चलाने के लिए एक लॉर्डशिप सिस्टम बनाया था, उसे फंक्शनल अकाउंटेबल सिस्टम बनाए। जज जो है इज नॉट ए लॉर्ड। जज का फंक्शनल ड्यूटी है कि वो न्याय करे। यदि सही तथ्यों के बाद वो गलत डिसीजन देता है तो हिज डिसीजन शुड बी चैलेंजेबल ऑन द कंटेंट बेसिस कि ये मालाफाइड डिसीजन है। हाँ जी। जो साक्ष्य दिए गए हैं उन साक्ष्यों को जानबूझ के इग्नोर किया गया है, और जी जी। यदि वैसा करते हैं तो दिस शुड बिकम द डिस्क्वालिफिकेशन फॉर दैट जज। ही विल नॉट कंटिन्यू टू बी जज। यदि उसके विरुद्ध फैसला जाता है, लेट देयर बी अपीलेट बॉडी विच शुड जो है ना लुक इनटू द मालाफाइड ऑफ द जज ऑफ इग्नोरिंग material facts, material evidence, right? And then the judge should be made to pay compensation. और यही स्थिति हम पुलिस के लिए करें और यही स्थिति हम ब्यूरोक्रेसी के लिए करें, then we are having a right kind of system. सर मैं एक बात कहूँ ना, यहाँ पे एक चीज मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा आपको। हाँ। इस बात के अगर कंक्लूजन पर जाएं हम सारी बातों की, आपकी बात दर्द तो हम भी उसी दर्द से गुजर रहे हैं जहाँ से आप गुजर रहे हैं। इस बात से बहुत नहीं, मुझे कोई दर्द नहीं है। मुझे क्या दर्द है? ये मुझे तो केवल एक संकल्प है कि शायद इस जीवन में ईश्वर ने इसी काम के लिए बनाया है और ये परिवर्तन लाना चाहिए, और इस परिवर्तन को लाने के लिए भगवान ने अभी एक आध महीने पहले एक हमको रास्ता दिखाया। वो एनर्जी वाला लेवल है। अब आई डोंट नो। अच्छा, पहले तो आप इसको यहाँ इसको सेशन 1 में समेट के कि नंबर 2 सेशन अपन बाद में करेंगे। अभी जस्ट मतलब इसी की बात कर लेंगे, लेकिन इसको एक बार अपन समझ लें। क्या अपन ने इस चर्चा से ये पाया कि हम आज भी गुलाम हैं? ये केवल ट्रांसफर ऑफ पावर है फ्रॉम जो है ना गोरे अंग्रेजों टू काले अंग्रेज। और जवाहरलाल नेहरू ने पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में फॉल्टी प्रोविजन के माध्यम से एक ऐसा पार्टी सिस्टम जो है ना बना दिया है, जो प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं, फैमिली कंपनियां बन गई हैं ये पार्टियां। और ये पार्टियां पैसे लेके टिकट दे रही हैं, अपने नेताओं के बच्चों को टिकट दे रही हैं, जाति और धर्म के आधार पर टिकट दे रही हैं। यह जो है अपराधियों को टिकट दे रही हैं, और दूसरे पार्टियों से जो अपने स्वार्थ के लिए जो लोग आ रहे हैं उनको टिकट दे रही हैं। तो यह, और को तो छोड़ो, यह लोग पार्टी वाले अपने ही वर्कर के साथ अन्याय कर रहे हैं। अन्याय कर रहे हैं, अपने ही लोगों को कुचल रहे हैं। ठीक बात। हाँ, और उनका मुंह नहीं खुल पा रहा है, मतलब इतना इन्होंने दबा दिया है। तो ना तो इसमें इंटरनल डेमोक्रेसी है ना एक्सटर्नल डेमोक्रेसी है। एक व्यवस्था जो कि गोरे अंग्रेजों की थी, वो काले अंग्रेजों की आ गई, और काले अंग्रेज भी महादुष्ट वहां बैठ गए हैं। उन महादुष्टों, जस्ट मिनट, अब ये महादुष्ट जो कि रातों रात अमीर हो रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन्होंने अकूत संपत्ति हासिल कर ली है। क्या ये भ्रष्टाचारी लोग आसानी से वो नियम कानून में परिवर्तन लाएंगे जो आपको पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के बनाना है? नहीं आने देंगे। नहीं आने देंगे। तो इसका मतलब है, इस चर्चा को अब अभी एक सेकंड के लिए अपन यहाँ पर इस रिकॉर्डिंग को एंड करेंगे और फिर अगली रिकॉर्डिंग चालू करेंगे कि हम अभी भी गुलाम हैं। और यह गुलामियत जो है इसके 3 कारण हैं। पहला कारण है कि अंग्रेजों के एक्सप्लॉइटेटिव लॉ, और इसमें इसी को अपन आगे जोड़ दें कि इन्होंने जो कानून बनाए हैं वो भी संविधान के विपरीत, फंडामेंटल राइट के विपरीत, अपना वोट बैंक सेकने के लिए बनाए हैं। तो जो उन्होंने अपनी सत्ता चलाने के लिए बनाया था, इन्होंने भी इनकी सत्ता कैसे चलेगी जब तक वोट बैंक नहीं होगा, तब तक जो इनका सत्ता नहीं चलेगी। तो इन्होंने उस वोट बैंक के खातिर गंदे कानून बनाए हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो है, जो व्यवस्था है वो लॉर्डशिप वाली व्यवस्था है। चाहे वो पुलिस का हवलदार हो,
चाहे वो रेवेन्यू विभाग का पटवारी हो या अन्य विभाग का कोई भी लोएस्ट कर्मचारी हो, वो सब लॉर्ड हैं। वो किसी को किसी भी तरीके से गलत ढंग से फ्रेम कर सकते हैं, और यदि उन्होंने फ्रेम कर दिया तो आपके जूते घिस जाएंगे आपको न्याय पाने में। नहीं मिलेगा, तो मिलता फिर आप गुलाम हुए। अच्छा, फिर तीसरी बात है कि जो उसके ऊपर जो व्यवस्था जो ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत आई, वो दुष्टपूर्वक पॉलिटिकल पार्टी की लेके आए हैं, और उस पॉलिटिकल पार्टी ने पूरी तरह से जो है डेमोक्रेसी को अपने कब्जे में ले लिया है और उसका गला घोंट दिया है। आज जो व्यक्ति आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपको रिप्रेजेंट ही नहीं करता है पार्लियामेंट में। डू यू एग्री विद दिस? एकदम बिल्कुल सर, यही बात है। मतलब वो पार्लियामेंट में जो है शुक्ला जी की बात नहीं कह रहा है, वो पार्लियामेंट में पार्टी क्या कह रही है उसकी बात कर रहे हैं, और पार्टी का चरित्र हमने आपको बता दिया। इसका मतलब है कि यदि हम सही मायने में आजादी चाहते हैं तो इन व्यवस्थाओं को, इंक्लूडिंग पार्टी सिस्टम को, हमें पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बदलना होगा। हम छोटी मोटी बातों को तो 2 मिनट में वैसे ही पूरा कर लेंगे। यदि हमारा पूरा सिस्टम जो है ना, इको सिस्टम यदि इम्प्रूव कर जाएगा तो जो ये वैदिक ज्ञान है वो फ्लरिश हो जाएगा। इंडिया विल बिकम द रिसर्च हब, बिगेस्ट हब ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वैदिक ज्ञान में भी और मॉडर्न साइंस में भी। और आप ये, मैं आपको बताऊं, ये इतनी फालतू की बातें करते हैं। मेरे पास एक मॉडल है जिसमें फार्मर्स की आमदनी ओवरनाइट 5 गुना बढ़ेगी, ओवरनाइट, और उसको कुछ नहीं करना होगा। वो बैक एंड इंजन क्राइम फ्री भारत का करेगा, उसका एक अपना वॉलेट होगा, वो जो है ना लोगों को ट्रेनिंग भी देगा, क्रिएट भी करेगा, और किसानों को बिना कष्ट दिए उन्हें पहले साल ही जो है ना 5 गुना इनकम देगा, और 5 साल में 25 गुना, और शायद 10 साल में 100 गुना। मतलब इतनी समृद्धि आएगी कि आप उसको हैंडल करने में आपको शायद हो सकता है कि वो संभाले ना संभले वाली बात हो जाए, और आपकी आज की जितनी भी समस्याएं हैं वो सब एक साथ खत्म हो जाएंगी। जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग होगी जिसमें 4 तरीके के पेड़ होंगे, राइट? मेडिसिनल प्लांट्स होंगे, एरोमेटिक प्लांट्स होंगे, हॉर्टिकल्चर प्लांट्स होंगे, फॉडर प्लांट्स होंगे। तो हम अपने जो है गायों को जो है वो चारा खेत में जो है ना फसल की जगह उगा के नहीं करेंगे, वो पेड़ों में ऊपर उगेगा, और जो 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 फसल होगी वो भी पूर्णतया ऑर्गेनिक होगी, जो जीवा अमृत से, घन अमृत से और ढेर सारे नए कॉन्सेप्ट से, जो कि इतने पावरफुल हैं कि जो आपकी फर्टिलाइजर वाली जो खाद है वो तो जहर पैदा कर रही है। और मैं आपको बताऊं, इन सब समस्याओं से ज्यादा बड़ी समस्या है कि यदि हमने इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, वो अपन एक अलग से बात करेंगे उस बारे में। तो मेरा ऐसा सोचना है कि आने वाले 5 साल में इस भारत में 3 व्यक्तियों में से हर 2 व्यक्ति जो है ना वो कैंसर से सफर करेंगे, और जब 2 व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होंगे तो तीसरा व्यक्ति उसे अटेंड करने के लिए लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल, वो भी इन्फेक्टेड होगा। तो आप ये बताइए, भारत का यदि 99% पॉपुलेशन कैंसर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डील कर रहा होगा, लड़ रहा होगा, तो ये भारत कहाँ जाएगा? इसकी कृषि कहाँ जाएगी? इसका व्यवसाय कहाँ जाएगा? इसकी इंडस्ट्री कहाँ जाएगी? इसकी जो है ना सेकेंडरी इंडस्ट्री कहाँ जाएगी? इसका सर्विस सेक्टर कहाँ जाएगा? व्हाट काइंड ऑफ द कंट्री वी विल बी लिविंग? हमारा फिजिकल स्ट्रेस क्या होगा, इकोनॉमिकल स्ट्रेस क्या होगा, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्या होगा? इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। नहीं है सर, नहीं है बिल्कुल। तो मेरा इसमें कहना है कि इस वार्तालाप को अपन इस पार्ट को यहीं पे कंक्लूड करते हैं कि हमारी मूल समस्या ये है कि हम सही मायने में आजाद नहीं हुए हैं, क्योंकि हमारे ऊपर वही नियम कानून और व्यवस्था थोपी गई है जो कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन करने के लिए बनाई थी। और इन काले अंग्रेजों ने जो इसके ऊपर नियम कानून बनाए हैं वो संविधान की व्यवस्था के विपरीत बनाए हैं, और उसके ऊपर जो पार्टी तंत्र खड़ा किया है वो डेमोक्रेसी विरोधी है, और उसने प्रजातंत्र का गला घोट दिया है। हम यदि इस व्यवस्था को नहीं बदलेंगे तो हम सही मायने में आजाद नहीं हो पाएंगे, और ये व्यवस्था किसी आंदोलन से बदलने वाली नहीं है। ये व्यवस्था जो एनर्जी कॉन्सेप्ट जो है कॉस्मोस से मिला है, उसके आधार पर
बिना किसी दिक्कत के संभव होगी। तो मैं आपके माध्यम से भारत के हर नागरिक से जो है निवेदन करता हूं कि वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल से जुड़ें, उसको सब्सक्राइब करें। उसमें 1200 से अधिक वीडियो अवेलेबल हैं, उनको सुने ध्यान से, विशेष तौर पे देखें कि कैसे हम एक्सपेंडिचर फ्री जो है इलेक्शन व्यवस्था ला सकते हैं, जिसमें खर्च करना एक अपराध होगा। और आज जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव इससे 1000 गुना ट्रांसपेरेंट और बेटर होगा। उसे कराने के लिए हमें ना तो पुलिस लगेगी और ना प्रशासन लगेगा। तो पुलिस और प्रशासन जो अभी महीनों जो है चुनाव का प्रचार और चुनाव के रिलेटेड चीजों में बिजी रहती है और अनाप शराब खर्च होता है, वो भी नहीं होगा। और उसके टॉप पर जो है 100% पॉपुलेशन वोट देगी, क्योंकि जैसे ही आप वोट नहीं देंगे तो सिस्टम जो है दैट ऐप विल बी इशूइंग यू सर्टिफिकेट। यदि आपने वोट दिया तो वोट देने का सर्टिफिकेट इशू करेगी आपको, और वोट नहीं दिया तो वोट ना देने का सर्टिफिकेट देगी। और उसके नीचे लिखा जाएगा कि अगले चुनाव तक आपकी आईडी हर जगह पे जो है ना कम्युनिकेट कर दी गई है, लिहाजा आपको हर चीज में 10% ज्यादा भुगतान देना पड़ेगा, बिकॉज आपने अपनी बेसिक ड्यूटी का पालन नहीं किया है। तो जैसे आप यदि स्कूल में आपका बच्चा पढ़ने जाएगा तो उससे ज्यादा फीस 10% लगेगी। आप यदि बस से ट्रेवल करेंगे, ट्रेन से ट्रेवल करेंगे, एयर से ट्रेवल करेंगे तो 10% आपको किराया ज्यादा लगेगा। यदि आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको 10% वहाँ फीस ज्यादा लगेगी। आपको हर दिन ये महसूस कराया जाएगा कि आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को पूरा नहीं किया है। आपको एक फील होगा कि आपको गिल्टी फील होनी चाहिए हर हाल में, फिजिकली और मेंटली हर तरीके से आपको समझना आपको गिल्टी फील नहीं होगी, आपको ऐसा लगेगा कि कब दोबारा चुनाव आए और हम इस स्टार से इससे हमें कैसे मुक्ति मिले। तो आप हर दिन प्रार्थना करेंगे कोई चुनाव जल्दी हो जाए, जल्दी हो भैया, एक साल खत्म हो। तो एक लाइन में कंक्लूड करूंगा इसमें, बताइए। हम एक लाइन ये कंक्लूड करेंगे कि देखिए, आपका ये माइंडसेट या हम लोगों का एसोसिएट होना कहीं न कहीं किसी न किसी अलौकिक प्रक्रिया का, ये विधि का कुछ न कुछ विधान है। जिस एनर्जी की बात कर रहे हैं वो एनर्जी अपना काम कुछ न कुछ कहीं न कहीं कर रही है। मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि ये एक मैटर आया है, हम तो आपके साथ हैं ही, अब तो हमारे पास इसके सिवा कोई विकल्प ही नहीं है। साम दाम भय भीत, जो प्रीति नीति दंड जो भी अपनाना है, लौकिक अलौकिक, उस सारे रास्तों पर हम लोग चलेंगे ही, सारे एक्सपेरिमेंट्स को करेंगे ही। मगर शायद भगवान ने एक ऐसा मौका दिया है जिससे आप जिन लोगों तक ये बात, ये पिघला शीशा पहुंचाना है, जो बात हम लोग कर रहे हैं, उन लोगों तक पहुंचने का, उनके तक पहुंचाने का ये बात, ये शायद बड़ा माध्यम हो सकता है। समझने बात मत, उनका जो टॉप डिसीजन मेकर्स हैं, क्योंकि मैटर ये टॉप डिसीजन मेकर्स के पास है। आप मेरा जो कॉन्सेप्ट समझिए, मैं इसलिए आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पहले तो आप एग्जामिन करें। नहीं, इसके जो आपका ये मुद्दा है, इसमें तो मैंने अपनी सहमति पहले ही दे दी है कि मैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से उसको पूरी तरह से समझूंगा भी, और मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि जो है उसमें मेरा कुछ भी सहयोग जो है इस विषय को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, तो हमारे समझने के बाद और उसको ठीक ढंग से जानने के बाद, यदि मुझे ऐसा लगता है कि जो आप साक्ष्य बता रहे हैं वो ऐसे साक्ष्य हैं कि जिनके आधार पर वैधानिक कार्रवाई और बाकी कार्रवाई हो सकती है, तो उसे हम जरूर एक लॉजिकल एंड तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यही मेरा निवेदन है। अच्छा, दूसरा लेकिन मेरा साथ में अब जो अपन ये बेसिकली इट इज ए सेकंड रिकॉर्डिंग विच इज ऑन, तो इसके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो चारों तरफ जो है व्यवस्था पैदा हो गई है, ये बहुत हद तक जो है ये आसुरी शक्ति जैसा हो गया है। आज जो है, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जब अंग्रेजों का शासन था तब जो है आप बड़ी आसानी से अपनी बात
रख पाते थे, जस्ट ए मिनट, आप अपनी बात रख पाते थे, अरेस्ट भी हो जाते थे, फांसी पे भी चढ़ जाते थे, फिर भी रख पाते थे। हमने ऐसी क्या आजादी पाली कि आज हमारी वो हिम्मत भी खत्म हो गई। खत्म हो गई है, बहुत तो बड़ी आज बात ये है। बताइए कि आप सही बात कहने की आपकी औकात खत्म हो गई है। हम्म। आप सही बात नहीं कह पा रहे हो, गलत छोड़ो, तो फिर आप संवेदनशील बात कैसे, ये कैसी आजादी है जहां लोगों के मुंह सिल गए हैं, जहां बिल्कुल। लोग बात कहते हैं कि अरे भाई साहब ये बात तो है, लेकिन हमसे बात होती है, वो कहते हैं नहीं भाई साहब इसको पब्लिश मत करना आप। हम्म। जबकि जबकि मैं शुरू में ही ये स्पष्ट कर देता हूँ कि देखिए, मैं हर बात को, कम्युनिकेशन को सामान्यतः रिकॉर्ड हमारा बैकएंड इंजन करता है, और हमारी हर चीज हम ऊर्जा मानते हैं, और ऊर्जा के रूप में हम उसे पब्लिश करते हैं। मैथिली शरण रहे चाहे ना रहे, लेकिन मैथिली शरण गुप्त के शब्द ऊर्जा के रूप में कहीं ना कहीं रहेंगे, और वो जो है 200% जो है प्रस्फुटित भी होंगे और अवतरित भी होंगे, राइट। ठीक बात है सर, ठीक तो बात। तो मेरा ये कहना है कि आप ये बताइए ना कि आज आज आप ज्यादा डरे हुए नहीं हैं। बहुत संवेदनशील बात आपने कही है सर। अंग्रेजों से कहीं ज्यादा आज दबे कुचले हैं हम लोग। आप ये बताइए ना, आप एक जंगल में बैठे हुए हैं, आप आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, आप इतने डरे हुए हैं बदमाशों से। बदमाशों से अपराधी डरा नहीं है, वो सीना चांद चौड़ रहा है। वो कह रहा है कि जो है ना, शाहीन बाग में किसकी औकात है जो कि बुलडोजर लेके आएगा। वो नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अपराधी तत्वों के हौसले बुलंद हैं, और जो लोगों के पास सही बात कह रहे हैं वो छिपते फिर रहे हैं। छुपते फिर रहे हैं। यही आपकी आजादी है क्या? बिल्कुल, बहुत संवेदनशील बात आपने कही है सर, एकदम बिल्कुल बहुत संवेदनशील बात है। इतना तो अंग्रेजों के समय नहीं था, एकदम निस्संदेह है ये बात। इसका मत नहीं, अब ये ऐसा क्यों हो गया है? क्योंकि ओवर पीरियड आपने ऐसे लोगों को चारों तरफ से घेर दिया है जो कि नेगेटिव शक्तियों को जो ना ले हुए हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति और आसुरी शक्तियां हैं, वो चारों तरफ है, वो मुखरित हो रही हैं, जो आपके संविधान की व्यवस्था के विपरीत हैं। और आपने जो है संविधान के जो है फंडामेंटल राइट्स को इग्नोर करते हुए उन सांपों को आप पाल रहे हैं, उनको आप जो है ना मासिक वेतन दे रहे हैं, मदरसों के लिए आप ग्रांट दे रहे हैं। तो आप तो जो है देखा जाए तो जो व्यवस्था संविधान के फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है, और वो सरकार को इस बात की शक्ति ही नहीं देती है, वो सरकार को रोकती है कि ना इस तरीके का आप कोई कार्रवाई करेंगे, ना आप कैसा कानून बनाएंगे। वो आपसे कहती है कि जो आप टैक्सेशन का पैसा आप किसी पर्टिकुलर धर्म पे खर्च नहीं करते हैं, ये बेशर्मी से पैसा लेके हज से लेके हर चीज में कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि जो फंडामेंटल राइट्स के प्रावधान हैं, उनको लेफ्ट राइट और सेंटर जो है उनका उल्लंघन किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, नेहरू जी ने पूरे देश की आबादी को 3 भागों में बांटा था। एक आबादी का हिस्सा वो था जिसे मूर्ख बनाकर कि हमने तुम्हें आजादी दिलाई है तो तुम हमारे वोट दो, राइट। मतलब जिन लोगों को मूर्ख बना के ये बात कह दी गई, ठीक है ना। दूसरा जो है वो वर्ग था जिनको जो है ना तुष्टीकरण करके एज ए वोट बैंक के तौर पे कंसोलिडेट किया, राइट। अब एक तीसरा ऐसा वर्ग था जो इनके झमेले में आने के लिए तैयार नहीं था, और वो इनके दोनों जो है ना उसमें नहीं आ रहा था। तो उसको नेहरू जी ने कैसे हैंडल किया? उसके लिए उन्होंने गुंडों की 2 फौजें, 2 दल बनाए। एक दल का काम था कि इन लोगों को घर से निकल के पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचना चाहिए, और दूसरे दल का काम था कि उन बूथ पे जाके बूथ कैप्चरिंग करके वहां पे फर्जी वोट डालिए। आप ये बताइए, ऐसा था कि नहीं था? बिल्कुल। पहले ही चुनाव जो पहला 1950 बाद पहला चुनाव हुआ था, उसमें ही बहुत सारा करप्शन हुआ था। रामपुर का चुनाव एक कैंडिडेट जीत गया था, ऐतिहासिक बात है, जीत गया था। उसको बाद में यहाँ के सीएम को बोला गया कि इसको रात को पूरा जश्न हो रहा है उसके यहाँ, तो वो जीत गया, डिक्लेयर कर दिया वहाँ के डीएम ने। तो रात को उसकी जीत को पलटा गया हार में, और नेहरू ने अपने दोस्त को जितवाया।
रामपुर की घटना है उत्तर तो प्रदेश की। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उन तीनों चौकसियों को करने के बाद भी वो जीत गया, तब इन्होंने दुष्टतापूर्वक उसको बदल दिया। बिल्कुल मतलब वो एकदम निकले मतलब के बाद। वो तीन कैटेगरी में की प्रयासों के बावजूद भी वो जीत गया, तो भी उसको नहीं जीतने दिया। हम लोग उसने दिया। इतने डेमोक्रेटिक थे। ये पहले चुनाव की, पहले आजादी के बाद पहला चुनाव, उसकी पहली घटना है करप्शन की। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है, आप कहीं भी देख लेंगे आपको मिल जाएगा। नहीं, तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि क्या जी सही मायने में माननीय नेहरू जी वो क्या डेमोक्रेटिक व्यक्ति थे, जिन्होंने ढेर सारी किताबों को जो है ना ग्राउंड पे नहीं आने दिया, क्योंकि वो उनको एक्सपोज कर रही थी। ढेर सारी फिल्मों को जो है ना प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि वो इनको एक्सपोज कर रही थी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वेदर जो है ना जवाहरलाल नेहरू वाज ट्रूली ए डेमोक्रेटिक पर्सनालिटी, मुझे कहीं वहां पे भी संदेह है। अच्छा, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूँ कि जी। जो हालात देश के थे और जिस तरीके से डायरेक्ट एक्शन के तहत 1940 में हाँ हिंदुओं को बेदर्दी से कत्लेआम किया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, उस अनुभव के साथ जो जो जिस हिस्से को पाकिस्तान बनाया रेड क्लिफ ने लाइन खींच के, उस हिस्से में जो है मेजोरिटी हिंदुओं की थी, राइट? हाँ वहां पर बिल्कुल। जो है मुस्लिम लीग नहीं जीती थी, नहीं जीती थी वहां राइट? पर। बिल्कुल अच्छा, सही बोल रहे अब आप ये समझिए, ये अनुमान किसी भी कोई भी एक छोटा सा बच्चा भी लगा लेगा कि उन हालातों में यदि लोग बाहर वहां से हिंदू जो है पाकिस्तान से हिंदुस्तान आएंगे और मुसलमान हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाएंगे, तो एक बच्चे के ध्यान में भी ये जहन में बात आना चाहिए थी कि हम उन प्रोटोकॉल को डिसाइड करें जिससे लोग बाग, देखो जमीन को और उस चीज को तो उठा के ला नहीं सकते, हनुमान तो वो है नहीं, राइट? लेकिन जो लिक्विड मनी है उसको ला सकें, और यदि वो प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। लेकिन जो है some protocol should have been evolved and should be part of the जो है ना प्रोसेस ऑफ द डिमार्केशन, प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट, जो विभाजन की प्रक्रिया है उसके लिए प्रोटोकॉल बनाना चाहिए थे कि नहीं बनाना चाहिए थे? बिल्कुल बनाना चाहिए था सर। तो ये प्रोटोकॉल क्यों नहीं बनाए गए? जब जो है जो कमेटी जो कि भारत और पाकिस्तान को जो है ना बांट रही थी, जो क्रिस्टुअल जो है इम्पोर्टेंस, रिलीजियस इम्पोर्टेंस की जगह थी हिंदुओं की, उनको जो है ना क्यों हमने जो है डिमार्केशन को थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए उन सेंटर ऑफ फेथ को, सेंटर ऑफ रिलीजन को हमें अकॉर्डिंगली हिंदुस्तान और पाकिस्तान में क्यों जो है ना इंटीग्रेट नहीं करना चाहिए था? एक्चुअली देखिए, इसमें अंग्रेजों की जो चाल थी, एक्चुअली ये बंटवारा आजाद इनको 48 में करना था। एक्शन डे का वो मामला ड्रामा करा के अंग्रेजों ने जिन्ना को चढ़ा के जानबूझ के 1947 में आजादी दी, ट्रांसफर ऑफ पावर दी, आजादी क्या कहा जाए उसको आज। तो ये तो साजिश पहले से ही थी ना सर। और इधर जैसे ही धर्म के आधार पर देश बटा तो महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए, मुसलमान नहीं जाएंगे, और उधर के हिंदू कट के आने लगे। यदि जो है ना मुसलमान नहीं जाएंगे तो फिर पाकिस्तान बनाया क्यों? ये बड़ा क्वेश्चन है ना। तो यही तो बड़ी नहीं, बेसिकली आपने जो है ना देश इसलिए बनाया क्योंकि दोनों लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, ये दिस वाज द हाइपोथेसिस। बिल्कुल। तो फिर आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि जो ना नहीं जाएंगे, और आप ये धरने पे बैठेंगे कि साहब जो है ना इनकी संपत्तियां जो है ना हिंदुओं को ना दी जाएं क्योंकि जो है ना हमारे वो मुस्लिम भाई वापस आएंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक बार आपने देश को बढ़ जाने दिया दो भागों में, तो फिर आप जो है उन्हें रोकने वाले और या उनको यहाँ रखने वाले आप कौन होते हैं? क्योंकि यदि आपकी यही बात थी तो फिर आपने तो कहा था कि हमारी जो है ना, आपने तो अपोज भी नहीं किया। अपोज नहीं बल्कि सपोर्ट किया। अपोज छोड़ दीजिए, सपोर्ट किया ना सर। हाँ, सपोर्ट किया, बिल्कुल सपोर्ट किया। आई नो द प्रोसीडिंग, आई हैव रेड थ्रू। तो मैं इसमें यही कहना चाहता हूं
कि ये जितनी भी चीजें हैं ये बहुत दुष्टता पूर्वक की गई, और ये प्रक्रिया जो है इसमें प्रजातंत्र की हत्या की गई। बुरी तरह। आपको आपको जो है 3 भागों में बांट दिया, तो कुछ लोगों को तो मूर्ख बना दिया कि हमने तुमको आजादी दी और हमारे आप वोट बैंक हो गए, राइट। दूसरे लोग जो मुस्लिम्स वगैरह हैं उनको वोट बैंक बना के तुष्टीकरण करके उनको एक वोट बैंक में कन्वर्ट कर लिया, और तीसरों को लठैतों से हैंडल किया, और जो लठैतों से नहीं हैंडल कर पाए उनको जो है ना ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से झूठा जो है ना वो कर दिया, जो आप अभी बता रहे हैं रामपुर की घटना, राइट। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा कहना है कि अब ये बदलाव आप अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से नहीं ला सकते हो, क्योंकि आपके चुने हुए प्रतिनिधि वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पॉलिटिकल पार्टी अपने घृणित कैलकुलेशन कर रही है, क्योंकि यदि उसकी नीयत साफ है तो वो अच्छे लोगों को टिकट क्यों नहीं दे रही है, वो जाति और धर्म के आधार पर टिकट क्यों बांट रही है, वो अपराधियों को टिकट क्यों दे रही है, अपने ही नेताओं के बच्चे जिनके दूध के दांत नहीं टूटे हैं उनको टिकट क्यों दे रही है, वो अपने ही जो है कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय क्यों कर रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि और चुनी हुई व्यवस्था है, या तो हम अपने चुने हुए व्यक्तियों को अनुनय विनय प्रार्थना और विवश करके उन्हें मजबूर करें इन सब नियम कानूनों को और इस व्यवस्था को परिवर्तित करने का, लेकिन इसमें भी हमें सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो जो है ये लोकपाल एक्ट जैसा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, मेजोरिटी इनकी है, ये बहुत माइनॉरिटी में आप ऐसा कर पाएंगे, माइनॉरिटी, मगर यह है कि की पर्सन के पास हम लोग पहुंच सकते हैं ये बात लेके। ये की पर्सन, ये बताइए की पर्सन आपको क्यों महत्व देंगे, ये बताइए आप। की पर्सन जो है अपनी बहुत अपना वो देखेंगे, आप उनके लिए कितने क्रिटिकल हैं ये देखेंगे, आप उनका क्या बिगाड़ लेंगे ये देखेंगे, क्या आप उनके वोट, क्या जस्ट मिनट, क्या आप उनके वोट बैंक को प्रभावित कर पाएंगे वो देखेंगे, क्या जो आप बात कह रहे हैं उसे वो एक्सप्लॉइट कर पाएंगे अपने वोट बैंक में कन्वर्ट करने के लिए, वोट में कन्वर्ट करने के लिए वो हमेशा वोट बैंक उससे चश्मे से उसे देखना चाहेंगे। तो या तो जो है धन कमाने के अपने उसे चश्मे से देखना चाहेंगे, या जो है भ्रष्टाचार के चश्मे से देखना चाहेंगे, या जो है वो अपने वोट बैंक के चश्मे से देखना चाहेंगे। तो आप सही बात कह रहे हैं, और वो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपके द्वारा चुने गए हैं, ये उनका पदी दायित्व है कि वो आपकी इच्छा के अनुसार नियम कानून व्यवस्था बनाएं, और वो यदि नहीं कर रहे हैं तो आपके पास क्या विकल्प है। इसकी एक प्रश्न यहाँ पे मैं पूछूंगा सर आपसे, थोड़ा सा रोक के आप ये बताएं हमें कि जो व्यवस्था आज के डेट में, पिछली बात हम भूलते हैं, आज के डेट में जो व्यवस्था स्थापित है हिंदुस्तान में, इस व्यवस्था में भी 90% तो हैं वही लोग जो पुराने, क्योंकि मंगल ग्रह से तो यही कांग्रेसी थे, यही सपाई थे, बसपाई थे और भाजपाई हो गए, क्योंकि पॉपुलेशन वही है, इंक्रीज हो रही है तब, तो वो उसी रंग में रंगी जा रही है। अब आगे आ जाए अगर हम की पर्सन पर, जो टॉप डिसीजन मेकर्स हैं इंडिया के, उनके इंटेंशन के बारे में आप क्या कहते हैं। उनका इंटेंशन देखिए, मजबूरी स्ट्रेटजी एक अलग हो सकती है, बट आप उनके इंटेंशन से कितना इत्तेफाक रखते हैं। देखिए, मेरा बड़ा सुंदर कहना है, बड़ी छोटी सी बात कहना है कि नेहरू जी को जो वोट मिले थे वो हम ही लोगों ने दिए थे, राइट। उन्होंने जो भी गड़बड़ियां, बदमाशी और मक्कारियां की वो पार्लियामेंट में बैठ के की हैं। तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी आर्टिकल 370 हटाते हैं तो साथ में एक डोमिसाइल पॉलिसी क्यों लाते हैं, जो कि कुछ कुछ जो है ना आर्टिकल 370 से मिलजुल खाती है। हम डोमिसाइल पॉलिसी बाकी स्टेट से आइडेंटिकल क्यों नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है,
अच्छा ये बताइए, यदि फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे और उन्होंने धेले भर का काम नहीं किया और उसके कारण जो है ना वहां की स्थिति खराब रही, जो मुख्यमंत्री का पदी कर्तव्य था उसका निर्वहन ना करने के कारण बड़ी संख्या में जो है लोगों की हत्याएं हुई, क्या हर हत्या के केस में मुख्यमंत्री को सह अपराधी नहीं बनाया जाना चाहिए? होना चाहिए, वही वही मेन जिम्मेदार वही है। अगर उसने कंट्रोल नहीं किया, अगर वो कंट्रोल नहीं किया, उसने आंख बंद की, उसने रिपोर्ट नहीं किया, उसने फोर्स की मांग नहीं की, बिल्कुल, मतलब he did not exert his authority, he was conniving with the India dividing forces. बल्कि वो भाग गया छोड़ के ना, वो तो अब्दुल्ला वो तो 9 दिन के बाद भागा, पहले नहीं भागा भाई। तब तक तो खेल खेला जा चुका था। जब वो भागा उस समय यहाँ कुछ बचा नहीं था करने के लिए। जी बिल्कुल। तो मेरा इसमें कहना है कि कहीं ना कहीं मुझे इसमें दोष दिखाई दे रहा है। मैं गलत हो सकता हूं, मेरी समझ का भी वो हो सकता है। जैसे मेरा मानना है कि देखिए, आपको बिरले ऐसे सिटिंग ऑफिसर मिलेंगे। मैंने 2016 में डीमोनेटाइजेशन में आई हैव सेंट ए रिटन लेटर टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी कि ये 18 बिंदु के पर आप काम करेंगे तो आपका डीमोनेटाइजेशन सार्थक हो जाएगा। उसमें एक पॉइंट ये था कि आप ये एक्सचेंज जो है ना बंद कर दीजिए, इससे बहुत बदमाशी हो रही है। आपने जनधन योजना के तहत ऑलरेडी सभी अकाउंट खोल दिए हैं, कुछ रह गए हैं तो अकाउंट खोल दिए जाएं। लोगों को जितना भी पैसा जमा कराना हो, करोड़ों में जिसमें भी, वो जमा करा दें। राइट। पहले एक मुश्त में जमा कराएं, यदि किसी कारण से नहीं कर पाए तो दूसरे और तीसरे मुश्त में भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कारण देना पड़ेगा कि उन्होंने पहली मुश्त में क्यों नहीं जमा करा पाया। राइट। अब इसके पास, आपके पास अकाउंट है और कितना पैसा जमा है ये अकाउंट है। राइट। अब आप जो है ना, जो सबसे बड़े अकाउंट से चालू करिए, आप पूरी ब्लैक मनी से लेके हर चीज 2 मिनट में पकड़ लेंगे। इसके लिए किसी बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस समय मैं शासकीय सेवा में था, आई वॉज द डीजी पुलिस रिफॉर्म, और हमने वो पत्र लिखा, आई हैव स्पोकन टू द वेरी सीनियर ऑफिसर्स दोज हु वेर इन पीएमओ एंड आई रिक्वेस्टेड देम कि साहब जो है ना ये है, इस पे काम करिए और ऐसा ऐसा करिए, कैसे जो है ना। उनकी रिप्लाई क्या रही? उनकी रिप्लाई बहुत अच्छी थी कि मैंने आपका जो ग्रीवेंस है वो संबंधित अधिकारी को भेज दिया है। मेरा दिमाग घूम गया, मेरा क्या ग्रीवेंस है? मैथिली शरण गुप्त के पिताजी को क्या दिक्कत थी? ग्रीवेंसेस तो आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी है, आप अपनी ग्रीवेंसेस को देखिए ना। मैं ये कह रहा हूँ, इट वाज जो है ना समथिंग वंडरफुल सजेशन, और इसको अभी भी देखना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इन 18 बिंदुओं पे काम नहीं किया। अदरवाइज परिणाम डिफरेंट हो सकते थे, या हमारा इंटेंशन जो कुछ दूसरा करने का था वो हमारा खेल हमने खेल लिया, इस बाकी चीज से तो हमें कोई लेना देना नहीं था। ठीक बात है। अच्छा, अब आप जो है ना, मैं तीसरी बात भी आपसे कहना चाहता हूं कि 1,78,000 करोड़, मेरा आंकड़े थोड़े गलत हो सकते हैं, ये इतनी जो है ना एसेट जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के नाम पर जो है इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों की माफ की गई है, और उन्हीं लोगों से एनोनिमस बॉन्ड के माध्यम से आपने पैसे ले लिए हैं। एनोनिमस बॉन्ड नामक चीज क्यों होना चाहिए? पार्टी डोनेशन में पहली बार किसी इनोवेटिव दिमाग ने एनोनिमस बॉन्ड लाया। अरे भाई, मैथिली शरण गुप्त पैसा दे रहे हैं, ये क्यों नहीं होना चाहिए रिकॉर्ड पे? और हम तो एक बात और भी कह रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त यदि पैसा दे रहे हैं तो आई एम हैविंग द राइट टू एडवोकेसी आल्सो, कि मैं समर्थ व्यक्ति हूं, मैं इतना पैसा पार्टी फंड में दे रहा हूं और मैं चाहूंगा कि नियम कानून इस ढंग से बने। ये नियम कानून यदि आप बनाएंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। आप बनाओ ना बनाओ वो आपकी इच्छा है, लेकिन मुझे कहने का हक होना चाहिए, जिसे लॉबिंग कहते हैं। डोनेट किया, बस। तो मेरा कहना है कि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चीजें हुई हैं जो कि कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ी को दर्शा रही हैं, और वो गड़बड़ी थिंक टैंक के साथ हो सकती है, वो बाकी चीजों के साथ हो सकती है। अच्छा ये बताइए, मैं ये कह रहा हूं आज की टेक्नोलॉजी से जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद नहीं हो सकता है।
आपका सैटेलाइट फोन भी ट्रैक हो सकते हैं, सैटेलाइट फोन भी उसमें हो सकते हैं। वाई वी आर नॉट पुटिंग द फुल एनर्जी कि जितने भी जो है ना देशद्रोही लोग हैं उनको साला को जो है ना ठीक किया जाए। वाई दैट माइट इज नॉट बीइंग सीन। आज भी लोग डरे हुए हैं, आज भी राहुल भट्ट की जो है ना हत्या कर दी जाती है। आज भी जो है ना आपका एक मुस्लिम वो है जिसका नाम था उसका, जिसकी हत्या कर दी, उसको जो है ना कहीं कोई वो भी जगह नहीं मिली, उस बेचारे को बंगले में ही दफन किया गया, और उसका जो कलमा पढ़ते हैं वो उसके सिक्योरिटी गार्ड ने पढ़ा। तो ये आज ये स्थिति क्यों है, इस बात पे क्या किसी की औकात है कि भारत के रिजॉल्व के सामने जो है ना वो टिक जाए? मैं कह रहा हूं, यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी को कोई दिक्कत है तो आई एम रेडी टू गिव द फ्री एडवाइस। आई विल ब्रिंग द टेक्नोलॉजी। 3 से 6 महीने के अंदर वो सब चीजें जमीन पर उतारी जा सकती हैं। तो यदि साइबर क्राइम फ्री भारत 3 से 6 महीने पर जमीन पर उतर सकता है, तो या तो इनके लोग डिबेट करें कि नहीं नहीं साहब गुप्ता साहब आप यहाँ गलती पे हैं, नहीं तो जो है ना उससे जमीन पे उतारिए आप योगी जी के यहाँ कुछ आपकी बातचीत चल रही थी क्या? अभी मालूम नहीं है मुझे। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर हिज वो यदि आई एम स्टिल वेटिंग फॉर ए कॉल। कुछ अपॉइंटमेंट मांग व्हाई वी कांट रिमाइंड देम? मैं करता हूँ बात, मैं करता हूँ लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ आप रिमाइंड भी कीजिए और किसी मुद्दे के साथ भी लेके करिए, क्योंकि वो लखनऊ इंटेलिजेंस हमारे वाले मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, वहाँ पे पूरा वो चल रहा है। नहीं देखिए हमारे तो जो है ना जो मुद्दे हैं, वो पहला मुद्दा तो ये है कि क्राइम फ्री भारत जिसकी 5 सर्टेनिटी हैं उन्हें जमीन पर उतारा जा सकता है, तो क्राइम फ्री भारत बाद में कर लेंगे, क्राइम फ्री उत्तर प्रदेश पहले कर लेते हैं। एग्जैक्टली, तो कम से कम एक पार्ट तो क्लियर करें। करेक्ट, वही मेरा सोचना है। करेक्ट। और इट इज सर्टेनली डूएबल। उसमें ऐसी कोई चीज है नहीं जो डूएबल नहीं है। और आज की इतनी ज्यादा जो है वो चीजें जो वो हो गई हैं, हमारे बच्चे इतने होशियार हैं, हम जो थोड़ी बहुत चीजें नहीं भी हैं हम उसे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन करा के पैदा कर लें। और दूसरी बात यह है कि एक बार रिजॉल्व होगा, कानून में वैसे प्रावधान कर दिए जाएंगे तो किसी की औकात नहीं है। भारत वर्ष में क्राइम करना अपने आप में एक ऑप्शन नहीं बचेगा। कहीं न कहीं से कुछ शुरुआत होना चाहिए, एक मॉडल बनना चाहिए, देन वी विल रिप्लिकेट इट, है ना? कहीं न कहीं कुछ मॉडल डेवलप होना चाहिए। तो वो बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए ये मॉडल तो तभी डेवलप होगा जब कोई जो है ना होल हार्टेडली सामने आके इस काम को करे, राइट? और उसमें पॉलिटिकल रिजॉल्व दिखना चाहिए। और पॉलिटिकल रिजॉल्व के मामले में आदित्यनाथ योगी से बेहतर और कोई मुख्यमंत्री हो नहीं सकता। बिल्कुल, एकदम ठीक बात है। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ही वांट इट टू हैपन। जैसे अज्यूम करिए, जैसे उन्होंने अभी लाउड स्पीकर का किया, अभी बताइए कितना जो है ना हम इफेक्टिवली सभी मंदिर मस्जिदों को जो है ना ठीक ढंग से कंट्रोल कर ले जाएंगे यदि सभी जगह पे ये नियम हो कि जो है पीए सिस्टम की बजाय देयर विल बी वन जो है वाईफाई कम ब्लूटूथ सिस्टम, राइट? जो चीजों को सुनने के लिए आपको ईयरफोन लगाना होगा तो किसी को कोई न्यूसेंस नहीं होगी, ना बच्चों को ना पड़ोसियों को। जो घोड़ा प्रदर्शन हम रोड पे कर रहे हैं वो भी बंद किया जाए। ना हिंदू करेंगे ना मुसलमान करेंगे। भैया आपको यदि रोड पे भी निकलना है तो आप जो है ना उसी डिवाइस के साथ माध्यम से जाइए और जिनको सुनना है वो कान पे लगाएं। आप दुनिया को क्यों सुनाना चाहते हैं? आर यू गेटिंग द पॉइंट? जी अच्छा, और यदि वो कंटेंट साथ में हम जो है डिजिटल चित्रगुप्त को भी भेज दें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये देखे कि आप कोई भड़काने वाली बात तो नहीं कह रहे हैं, आप भड़काने वाली बात कहते हैं और खून फैलता है, हत्याएं होती हैं, ये हक किसी को नहीं दिया जा सकता है। तो यदि उसको हम संगे नॉन अवेलेबल और 15 या 20 साल की सजा करते हुए और प्रॉपर्टी को राजपात करने का प्रावधान कर देंगे तो किसी की औकात नहीं रहेगी कि भड़काऊ भाषण दे। सर ये बताइए हम लोग कैसे कोशिश करें कि एनी हाउ हर हाल में, देखिए पहला विनिंग शॉट आपका यही होगा
कि किसी तरह से उत्तर प्रदेश से एसोसिएट हूँ। और एक मॉडल देखिए आपकी बात से मैं 200% सहमत हूँ कि आदित्यनाथ योगी जी से जो है अपॉइंटमेंट इज द फर्स्ट थिंग। मैं आज ही रिमाइंड कराता हूँ जो हमारे अपॉइंटमेंट को जो है ना फॉलो अप कर रहे थे, मैं उनसे फिर से प्रार्थना करता हूँ कि उसको एक्सपेडाइट करें। लेकिन देखिए मेरा ये मानना है कि अल्टीमेटली आदित्यनाथ जी भी कहीं ना किसी से कंट्रोल में है, राइट? वो ठीक बात है। तो एक मिनट मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। मेरा ये कहना है कि यदि हम पीछे से एक एनर्जी सिस्टम पैदा कर देंगे तो आदित्यनाथ जी को उसमें से ताकत मिलेगी। ही कैन न्यूमेरिकली से कि साहब यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो कल आप सत्ता से बाहर हो जाओगे। ये देखिए, जब तक हम जो है, देखो दो तरीके हैं। एक ही तरीका है कि हम पार्लियामेंट में और विधानसभा में वो नियम कानून पारित करें जिससे व्यवस्था परिवर्तित हो, राइट? अब या तो आज जो है ना बैठे हुए हैं वो करें, और वैसे तो उनका ये पद ही कर्तव्य है क्योंकि वो हमको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि एनर्जी सिस्टम के माध्यम से हम एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम लेके आए जिससे हम अपनी अनुनय विनय प्रार्थना मैथिली शरण गुप्त नहीं कहेंगे, बल्कि भारत का जो है ना हर ऊर्जा केंद्र कहेगा, जिसे किसी को भी नजरअंदाज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, राइट? यदि वो हमारी प्रार्थना अनुनय विनय को नहीं मानते हैं तो हमने इसी ऊर्जा केंद्र में एक विवश करने वाली स्ट्रेटेजी का भी प्रावधान रखा है, राइट? तो हम जो है ना फिर थोड़ा मसल को निचोड़ेंगे कि सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, राइट? और ठीक है सर, के पीछे दोनों शस्त्र ठीक है। पहले ये तो हमारे शस्त्र है ही नहीं, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के शस्त्र हैं। वो कह के गए हैं कि विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम तकोप बस, भय विन होए न प्रीत। तो 3 दिन तो मिल जाए इनको, कम से कम 3 दिन तो मिलना ही चाहिए, राम ने भी दिया था। तो हम तो अनुनय विनय प्रार्थना के भी साथ में कह रहे हैं। बिल्कुल, वो वही तो इसके बाद जो है, यदि फिर भी नहीं मानते हैं तो ऊर्जा केंद्र जो है अपने महा ऊर्जा केंद्रों को अवतरित करें एज ए पॉलिटिकल जो है ना, एज ए उम्मीदवार, और ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से बिना चुनाव प्रचार के उन्हें जिताया जाए। तो थ्योरेटिकली देखा जाए तो हर धर्म का व्यक्ति, हर जाति का नेता अपने ही लोगों को मूर्ख बना रहा है। जैसे कि राजनेता अपने जो कार्यकर्ताओं को मूर्ख बना रहे हैं, वैसे ही जाति के नेता अपने जाति के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, धर्म के नेता अपने धर्म वालों को मूर्ख बना रहे हैं, और इनको मूर्ख बनाकर अपनी रोटी सेक रहे हैं, अपना वोट बैंक बना रहे हैं, अपनी पॉलिटिकल वो कर रहे हैं, अपने लिए संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, और उन्हें मरने के लिए जो है ना तैयार कर रहे हैं। तो ये सभी लोग जो है ऊर्जाकृत यदि हो जाएंगे तो ये इन लोगों की जमानतें जब्त होंगी। सर, आप एक सेमिनार कुछ कराने वाले भी, एक बार हमने सुना था कि कुछ सेमिनार जैसा कुछ कराने वाले हैं जिसमें थोड़ा सा ओरिएंटेशन हो लोगों का। हमने उसमें ये कहा है कि देखो, ये 2 तरीके का तरीका होता है। एक होता है कि मैथिली शरण गुप्त जो है चारों तरफ घूम के कर रहे हैं, ये अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। अच्छी एक मिनट मैं जो कहता हूँ वो उसको सुनिए जरा आप। एक काम करते हैं, इस कम्युनिकेशन को अपन यहाँ पे क्लोज करते हैं, और इस कम्युनिकेशन का अपन नाम ये देते हैं कि आज के समय जो है आसुरी शक्तियां बलवान हैं, और इन आसुरी शक्तियों को, जो कि हमारे ही चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जिनका पदी कर्तव्य है कि हमारी भावनाओं को समझें और उसे जो है नियम कानून में परिवर्तित करें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उल्टा जो है चीजों को बांटा जा रहा है और उतने सिस्टमेटिक नहीं हो रहा है। जैसे ये बताइए, काशी विश्वनाथ में हमें कोर्ट का मदद लेना पड़ रहा है। ये जो है, हम सभी चीजों की लिस्ट बनाकर एक सभी कमीशन क्यों नहीं बना सकते थे? सरकार कमीशन बनाती। बिल्कुल, मतलब देखो, बेसिकली हम जो है इस देश के
चुने हुए सरकार हैं, हम अपने आप को इतना कमजोर क्यों माने कि हर छोटी बात में जो है हम जो है न्यायालय की शरण लें। और उसमें भी जो है ना, उसमें भी तमाम तरीके के लोग बैठे हुए हैं जो किसी दूसरे के द्वारा जज बनाए गए हैं। ये आपको ये मालूम नहीं है कि उनका क्या ओरिएंटेशन है, इसलिए कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट भी आते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण दे रहे हैं हम लोग, प्रमाणित है भाई, देखो प्रत्यक्ष है, उसमें क्या प्रमाण चाहिए भाई, तो सीधे हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 तत्काल रिपील करना चाहिए, क्योंकि ये भारत माता के को जो है ना एक थप्पड़ है ये, कि तुम जो जो ये विकृत स्वरूप लेके बैठी हुई हो, जो तुम्हारे बच्चों की हत्याएं की गई हैं, जो तुम्हारी बच्चियों का साथ बलात्कार किया गया है, जो तुम्हारी बच्चियों को 2 दीनारों में बेचा गया है, जिन आताताइयों ने तुम्हारे जो है ना मंदिरों को और मस्जिदों को, जो तुम्हारा जो है ना श्रृंगार था, उसको तोड़ के जो है ना वहां मस्जिदें खड़ी कर दी हैं, तू उस कुरूप स्वरूप के साथ ही जिए जो 15 अगस्त 1947 में तेरा स्वरूप था, तू उसी स्वरूप के साथ जी। तेरे जो है ये गुलाम उस समय भी बहुत मजबूर थे और आज भी ये उतने ही मजबूर हैं, और या उससे ज्यादा मजबूर हैं। उससे कहीं ज्यादा मजबूर है। तो ये यदि नरेंद्र मोदी जी को कुछ करना है तो सबसे पहले उन्हें ऐतिहासिक काम करना चाहिए कि 1991 का जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट है, जो कि पूरी तरह से जो है हिंदू विरोधी है, जो पूरी तरह से भारतीयता विरोधी है, और जो भारत माता के चेहरे को कुरूप किया गया है, उसमें वो रिजॉल्व लें, इसको जो ना एक्ट को रिपील करें और रिजॉल्व करें कि पूरी ऐसे सभी जगहों पर जो है की लिस्टिंग की जाए जो इन आताताइयों ने तोड़ी हैं, जिनको तोड़ के मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है। हर के लिए एक अलग अलग कमीशन बनाया जाए, हर के लिए जो है ना उसमें साइंटिफिक और एक्सपर्ट्स रखे जाएं, सब साक्ष्य इकट्ठा करके सरकार उस पर निर्णय ले। ठीक बात। जो काम सरकार का है वो सरकार को करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यदि आपको लगता है कि उसमें जो है ना जुडिशियल का एक आदमी रखना है तो उस कमेटी में एक जज को भी रख दीजिए। लेकिन जो है इसको एज ए सरकार की योजना के तहत होना चाहिए। इस देश को हक है कि आताताइयों ने इसके ऊपर इतना आक्रमण किया है, आपने दुष्टतापूर्वक जो है ना दूसरों के धर्मों के लिए तो जो है ना वो किया है, जिसके साथ आतंक हुआ, जिसके लिटरेचर को जलाया गया, जिसको तोड़ा गया, उसको दोबारा प्रिजर्व करने के लिए तुमने कोई प्रयास ही नहीं किया 75 सालों में। हमें ये बात कहने में शर्म क्यों आ रही है? जो इस बात से, जिनको इस बात में कोई दिक्कत थी, वो दे आर फ्री टू गो व्हाट एवर दे वांट, उनको जो ना वो चले जाएं यदि उनको ऐसा क्योंकि देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम गड़बड़ करेंगे। आई एम सेइंग कि जो हमारे ऊपर गड़बड़ हुआ है उसे ठीक कराने का हमको हक है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो इसको जो है, इस पूरी व्यवस्था को और इस पूरे जो है वार्तालाप को हम दूसरे पार्ट में बांटते हैं और उसे कहते हैं कि वर्तमान आसुरी शक्तियों का बोलबाला है, और ये आसुरी शक्तियां और कोई नहीं है, हमारे द्वारा हमारे ही चुने गए प्रतिनिधि हैं जो अपने पदी कर्तव्यों को नहीं कर रहे हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से इनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी भावनाओं को समझें और उसके नियम कानून में यथावत परिवर्तन करें और हर बात के लिए कोर्ट की तरफ देखना बंद करें, एक्शन लें। ये बात आप सहमत हैं? एकदम सहमत। अब अपन तीसरी मुख्य बात करते हैं जो कि एनर्जी सेंटर वाली बात है। तो इसमें जो है ये बेसिकली हमने इसको वेदों से लिया है, राइट? इसमें 2 कॉन्सेप्ट लिए हैं, एक तो वेद से कॉन्सेप्ट लिया है तपस्या का, और दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें लिया है चुंबक का, ऊर्जा जो है चुंबक है, राइट? तो पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जब भी आसुरी शक्तियों का भारत में बोलबाला हुआ तो हमारे पूर्वजों ने हमेशा तपस्या करके ब्रह्मा विष्णु महेश के अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए, देवी और देवताओं के से वरदान प्राप्त किए, और अस्त्र शस्त्र और
वरदानों से सुसज्जित होकर हमने इन आसुरी शक्तियों को पराजित किया, राइट। अब सवाल ये उठता है कि आज की तपस्या क्या है। तो आज की डेमोक्रेसी की तपस्या है कि हर आदमी की आत्मा है, परमात्मा है उसके अंदर बैठा हुआ, उसके अंदर जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को जागृत कर दिया जाए और उसको संकल्पित कर दिया जाए। तो वो आज जो निराशा में, नेगेटिविटी में, बेबसी में, हताशा में, हेल्पलेस और हेल्पलेस की जो सिचुएशन में वो जी रहा है, वो साइकोलॉजिकली उस डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा और उसे ये लगेगा कि वो एक ऊर्जा केंद्र है। और जब उसे ये आभास होगा कि चारों तरफ ऊर्जा केंद्रों का बोलबाला हो रहा है और होने वाला है, तो वो अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेगा, उसकी ताकत मल्टीप्लाइड होती चली जाएगी। करेक्ट। दूसरी बात है कि जैसे ही उसकी नेगेटिविटी और बेबसी दूर होगी तो उसका कंसंट्रेशन, फोकस और बढ़ेगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? एकदम वो जो भी काम कर रहा है, चाहे व्यवसाय कर रहा हो, चाहे दुकान चला रहा हो, चाहे खेती कर रहा हो, जो भी कर रहा हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे स्टूडेंट हो, हर कोई जो है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। विद्यार्थी जो है ना ज्यादा फोकस के साथ अपनी स्टडी कर पाएंगे, उनके रिजल्ट अच्छे होंगे, उनका विद्यापन भी अच्छा होगा। मतलब हर व्यक्ति जो है अपना काम ज्यादा कुशलता से कर पाएगा और उसी समय में उसकी आउटपुट है वो भी इम्प्रूव करेगा। और उससे यदि वो धन कमा रहा है तो वो धनोपार्जन भी उसका बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कम बढ़ेगा। तो अब अभी तक की जो चर्चा हुई है, इसमें किसी को ऊर्जाकृत होने में, संकल्पित होने में कोई दिक्कत है क्या? होना ही नहीं चाहिए सर, कहीं कोई मतलब नहीं है इससे हो। नंबर 1। नंबर 2, अब दूसरी डायमेंशन पे आते हैं कि जो ऊर्जा केंद्र हैं क्राइम फ्री भारत के बना जो है, इनसे कोई भी गलत काम करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। तो ना तो जो है आपसे कहा जा रहा है कि आप धरना दीजिए, ना आपसे कहा जा रहा है कि आप चक्का जाम करिए, ना आपसे कहा जा रहा है कि आप रेल रोको करिए, ना आपसे कहा जा रहा है कि आप जुलूस निकालिए, ना आपसे कहा जा रहा है कि आप दिल्ली जाइए, ना आपसे कहा जा रहा है जंतर मंतर जाइए। तो कुल मिला के आपको कोई भी नेगेटिव काम करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। डू यू एग्री विथ मी? एकदम एकदम राइट। तो इसके पीछे 2 कारण हैं। क्योंकि जब भी आप कुछ करते हो तो ये आसुरी शक्तियां जो है, जब तक इनको पसंद आता है तब तक वो आपको उकसाएंगी, आपको बढ़ावा भी दे दें। और फिर जब आपको कट्टू साइज करना हो तो ये अपने खुद के गुंडे मवाली भेज के वहां उपद्रव करा देंगे। और जैसे रामदेव महाराज को सलवार कुर्ता पहन के भागना पड़ा था, ऐसे ही आपको कब भागने के लिए मजबूर कर देंगे, आप पे लाठियां भाजेंगे, आप पे गोलियां चलाएंगे और झूठे मुकदमे भी कायम कर लेंगे। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? हम कर लेंगे। लेकिन ऊर्जा